कहानी की शुरुआत होती है मेब्रुक एलिमेंट्री स्कूल में, जहां सब कुछ एक आम दिन जैसा होना था। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला दिया। जब तीसरी कक्षा की टीचर जस्टिन गैंडी अपनी क्लास में पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। 18 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा मौजूद होता है, एलेक्स लिली। बाकी सभी बच्चे बिना किसी निशान के गायब हो चुके होते हैं। जांच शुरू होती है और जो सच्चाई सामने आती है वो और भी खौफनाक होती है। गुमशुदा बच्चों के घरों के कैमरों में दिखता है कि हर बच्चा ठीक रात 2:17 पर उठता है, अपने हाथ फैलाता है और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर निकल जाता है, जैसे किसी अनदेखी ताकत के इशारे पर, और फिर अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। एलेक्स से पूछताछ होती है लेकिन वो बार बार यही कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। जस्टिन भी उतनी ही परेशान है क्योंकि उसके पास भी कोई जवाब नहीं है। 1 महीना बीत जाता है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। हालात को सामान्य दिखाने के लिए स्कूल फिर से खोलने का फैसला लिया जाता है। रीओपनिंग से एक दिन पहले प्रिंसिपल मार्कस गुमशुदा बच्चों के माता-पिता और टीचर्स के लिए एक काउंसलिंग सेशन आयोजित करता है। मीटिंग के दौरान माहौल पहले से ही भारी होता है, लेकिन तभी एक गुमशुदा बच्चे का पिता आर्चर अचानक गुस्से में खड़ा हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि पुलिस समय बर्बाद कर रही है और असली गुनहगार यहीं बैठा है। उसकी नज़र सीधे जस्टिन पर टिक जाती है और अगले ही पल पूरी भीड़ उसके खिलाफ हो जाती है। जस्टिन खुद को बचाने के लिए स्टेज पर जाती है। वो माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे भी उतने ही जवाब चाहिए जितने सबको, लेकिन भीड़ उसकी एक नहीं सुनती। लोग उसे झूठा कहते हैं, चिल्लाते हैं और माहौल पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। मार्कस हालात संभालने की कोशिश करता है लेकिन मीटिंग केओस में खत्म हो जाती है। बेइज्जती और गुस्से से भरी जस्टिन वहां से निकल जाती है और अपने दिमाग को शांत करने के लिए शराब लेने जाती है। तभी उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक ठंडी आवाज आती है, अपना ध्यान रखना। अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा था, कुछ और भी था जो उसे टारगेट कर रहा था। घर पहुंचकर वो दरवाजा अच्छे से लॉक कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब वो ड्रिंक बना रही होती है तभी डोरबेल बजती है। वो बाहर देखती है लेकिन कोई नहीं होता। कुछ सेकंड बाद अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटा जाता है। डर के बावजूद वो टेजर लेकर बाहर निकलती है और देखती है कि उसकी कार के साथ तोड़फोड़ की गई है। अगली सुबह प्रिंसिपल मार्कस उसे कुछ दिन की छुट्टी लेने की सलाह देता है। वो कहता है कि माता पिता अभी भी गुस्से और दुख में हैं, इसलिए उसका स्कूल से दूर रहना ही बेहतर है। जस्टिन एलेक्स के बारे में पूछती है लेकिन मार्कस साफ मना कर देता है कि वो उससे मिले। वो कहता है कि एलेक्स पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है और जस्टिन को अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। निराश होकर जस्टिन वहां से चली जाती है। बाद में वो अपनी कार के नुकसान और धमकी भरे कॉल की पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है। तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार खड़े अपने एक्स पॉल पर पड़ती है। वो उसे इशारा करती है और उसी रात दोनों एक बार में मिलते हैं। पॉल उससे पूछता है कि वो कैसी है। जस्टिन बताती है कि लोग उसे डायन कह रहे हैं, कोई उसे टारगेट कर रहा है। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ज़्यादा ना सोचे, लेकिन जस्टिन को लगता है कि मामला उससे कहीं बड़ा है। बातों बातों में जस्टिन पूछती है कि क्या उसकी पत्नी डोना को पता है कि वो यहाँ है। पॉल कहता है कि नहीं, और ये भी बताता है कि उनके रिश्ते में सब ठीक नहीं चल रहा। उस रात दोनों जस्टिन के घर जाते हैं और साथ में रात बिताते हैं। अगली सुबह जस्टिन उसे उसकी कार तक छोड़ने जाती है। रास्ते में जब वो केस की बात छेड़ती है तो पॉल उसे टाल देता है। यही बात जस्टिन को गुस्सा दिला देती है और वो कहती है कि वो इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा। पॉल साफ कह देता है वो कोई डिटेक्टिव नहीं है। इसके बाद जस्टिन खुद ही सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करती है। स्कूल के बाद वो चुपचाप एलेक्स का पीछा करती है और उसके घर तक पहुंच जाती है। दरवाज़ा बंद, खिड़कियां अखबार से ढकी हुई, अंदर से कोई आवाज नहीं। कुछ तो बहुत गलत था। जस्टिन साइड गेट से अंदर जाती है, पीछे के छोटे से आंगन में पहुंचती है और खिड़की के अंदर झांकती है, और जो वो देखती है वो उसे अंदर तक हिला देता है। 2 लोग सोफे पर बैठे हैं, बिल्कुल सीधे, बिना हिले, जैसे उनमें जान ही ना हो। घबरा कर वो तुरंत मार्कस को कॉल करती है, लेकिन उसकी बात सुनकर मदद करने के बजाय मार्कस गुस्से में आ जाता है। वो उसे याद दिलाता है कि उसने साफ मना किया था वहां जाने से, और कॉल काट देता है। अब जस्टिन पूरी तरह अकेली थी और जो कुछ हो रहा था वो और भी अजीब होता जा रहा था। बाद में जब वो शराब की दुकान पर जाती है तभी अचानक डोना उसके सामने आ खड़ी होती है। उसे सब पता चल चुका होता है। पॉल ने उसे धोखा दिया है जस्टिन के साथ। डोना गुस्से में जस्टिन पर चिल्लाती है, उसे दोष देती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि दुकान का कर्मचारी बीच में आकर दोनों को अलग करता है। उस रात जस्टिन सोती है लेकिन उसका दिमाग अभी भी शांत नहीं होता। वो सपना देखती है कि वो स्कूल के अंदर चल रही है,
अपनी क्लास में पहुंचती है और देखती है कि सारे बच्चे अपनी सीट पर सो रहे हैं। तभी एलेक्स धीरे से अपना सिर उठाता है और बिना पलक झपकाए उसकी तरफ घूरता रहता है। जस्टिन झटके से जाग जाती है, दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वो दोबारा लेटती है, लेकिन इस बार कुछ और भी डरावना उसका इंतजार कर रहा होता है। छत पर एक औरत उसे घूर रही होती है। जस्टिन चीख पड़ती है, लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो जाती है। अगले दिन जस्टिन एलेक्स से बात करने की कोशिश करती है। वो पूछती है, क्या तुम ठीक हो? एलेक्स शांत आवाज में कहता है, मैं ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही जस्टिन उससे और सवाल पूछती है, एलेक्स अचानक गुस्से में चिल्लाता है, मेरा पीछा मत करो, और वहां से भाग जाता है। अब जस्टिन को यकीन हो जाता है, कुछ तो बहुत गलत है। वो फिर से एलेक्स के घर पहुंचती है, दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इस बार वो हार नहीं मानती और अपनी कार में बैठकर इंतजार करने लगती है। घंटों बीत जाते हैं और आखिरकार वो देखती है एलेक्स की माँ चुपचाप घर के अंदर जा रही है, जैसे किसी को पता ही ना चले। रात गहरी हो जाती है और इंतजार करते करते जस्टिन की आंख लग जाती है। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। एलेक्स की माँ बाहर आती है, हाथ में कैंची, चेहरा बिल्कुल खाली, बिना किसी भाव के। वो धीरे धीरे जस्टिन के पास आती है और बिना कुछ कहे उसके बालों का एक गुच्छा काट लेती है और फिर वापस अंदर चली जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब कहानी एक और डरावने मोड़ पर जाती है और फोकस आता है आर्चर पर, जिसका बेटा मैथ्यू गायब हुआ था। आर्चर अब सिर्फ एक पिता नहीं रहा, वो बिल्कुल पागल बन चुका है। हर रात वो वही फुटेज बार बार देखता है, उम्मीद करता है कि इस बार कुछ नया दिखेगा। एक दिन काम पर उसे बताया जाता है कि एक दरवाजा गलत रंग से पेंट हो गया है, फॉरेस्ट ग्रीन की जगह लाल। ये छोटी सी गलती भी उसे परेशान कर देती है। वो खुद को दोष देता है और लाल पेंट का डिब्बा उठाकर गाड़ी में रख लेता है। बाद में वो पुलिस चीफ एड से मिलता है, लेकिन उसे भरोसा नहीं है। वो सीधे आरोप लगाता है, आप असली गुनहगार को बचा रहे हो, यानी जस्टिन को। वो उसके अतीत के बारे में बताता है, लेकिन एड एक चौंकाने वाली बात कहता है, किसी ने बच्चों को जबरदस्ती नहीं उठाया, वो खुद अपने पैरों से बाहर गए थे। यही बात इस केस को और भी डरावना बना देती है। उस रात आर्चर फिर से फुटेज देखते देखते सो जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद उसकी आंख खुलती है। घड़ी में 2:17 बजे होते हैं। वही समय वो नीचे जाता है और देखता है मैथ्यू बाहर भाग रहा है। आर्चर उसके पीछे दौड़ता है पूरी ताकत से, लेकिन अचानक वो खुद को फिर से अपने घर के सामने खड़ा पाता है, जैसे वो कहीं गया ही ना हो, और मैथ्यू वापस घर के अंदर चला जाता है। आसमान में एक अजीब रोशनी चमकती है, बंदूक के आकार की, जिस पर लिखा होता है 217। आर्चर टूट जाता है, अपने बेटे के कमरे में जाकर रोते हुए कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन तभी मैथ्यू की जगह एक डरावनी मुस्कान वाली औरत खड़ी होती है और आर्चर डर के मारे जाग जाता है। अब वो समझ जाता है ये कोई आम घटना नहीं है। वो एक नक्शा निकालता है और अपने घर से एक सीधी लाइन खींचता है, वैसी ही जैसे उसका बेटा भागा था। फिर वो दूसरे बच्चे बेली के घर जाता है, किसी तरह उसका फुटेज देखता है और वहाँ भी वही पैटर्न, सीधी लाइन में भागते बच्चे। जब वो दोनों घरों को जोड़ता है तो एक पॉइंट पर लाइन मिलती है, लेकिन वो जगह बिल्कुल अजीब और अनजान होती है। दिमाग शांत करने के लिए वो गाड़ी चला रहा होता है। तभी उसे जस्टिन दिखती है। वो उसका पीछा करता है, उसे रोकता है और जवाब मांगता है। जस्टिन गुस्से में कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन इससे पहले की बात और बढ़े, अचानक मार्कस आता है और जस्टिन को जमीन पर गिराकर पकड़ लेता है। आर्चर हैरान रह जाता है। वो मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस उसे धक्का दे देता है। जस्टिन किसी तरह उठकर दुकान के अंदर भागती है। दूसरी तरफ पॉल को दिखाया जाता है। एक सुनसान गली में पॉल की नज़र एक संदिग्ध लड़के पर पड़ती है। वो आवाज लगाता है, लेकिन लड़का भाग खड़ा होता है। पॉल उसका पीछा करता है, पहले गाड़ी से, फिर पैदल, और आखिरकार उसे पकड़कर हथकड़ी लगा देता है और पूछता है, नाम क्या है? वो लड़का जेम्स नाम बताता है। जेम्स बहाने बनाता है कि वो अपने ही घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पॉल को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं होता। तलाशी के दौरान अचानक एक इस्तेमाल की हुई सुई पॉल के हाथ में चुभ जाती है। खून देखते ही पॉल घबरा जाता है और गुस्से में जेम्स को जोर से मार देता है। फिर जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में जाकर घाव साफ करता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है डैश कैम, जो सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका होता है। अब पॉल फंस चुका था। वो वापस जेम्स के पास जाता है और बात को संभालने की कोशिश करता है। मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया, हम दोनों गलत हैं। लेकिन जाते जाते वो उसे धमकी भी देता है, अगली बार दिखा तो सीधे जेल में डाल दूंगा। थाने पहुंचते ही उसे पता चलता है एड को सब पता है, लेकिन एड उसे बचा लेता है। कहता है कि अगर जेम्स शिकायत नहीं करेगा तो ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। कुछ देर बाद जस्टिन का मैसेज आता है। पॉल जानता है कि उसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बार में उससे मिलने पहुंच जाता है और एक बार फिर वो वही गलती दोहराता है।
अगली सुबह जैसे ही वो घर पहुंचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉना घर पर होती है, उम्मीद से पहले। उसकी हालत देखकर उसे सब समझ आ जाता है। अब पॉल का झूठ, उसका रिश्ता और उसकी जिंदगी सब बिखरने लगते हैं। थाने में एड की खामोश नजरें उसे और बेचैन कर देती हैं। बाहर निकलते ही उसकी नजर फिर जेम्स पर पड़ती है। इस बार गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो चुका है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन इस बार एक फर्क है, वो अपना डैश कैम खुद बंद कर देता है। अब कहानी जेम्स के नजरिए से सामने आती है। जेम्स एक बेघर नशे का आदी लड़का जो चोरी करके अपना पेट भरता है। बारिश में भीगता हुआ वो एक बड़े घर तक पहुंचता है जो कि एलेक्स का घर होता है। खिड़कियों पर चिपके अखबार, अजीब सा माहौल, लेकिन जेम्स इसे नजरअंदाज करता है और अंदर घुस जाता है। अंदर घना अंधेरा। वो टटोलते हुए कीमती सामान इकट्ठा करने लगता है। लिविंग रूम में पहुंचते ही वो ठिठक जाता है। सोफे पर एलेक्स के माता पिता बैठे हैं, बिल्कुल सीधे, बिना हिले, जैसे जिंदा लाशें हों। वो हल्की सी माफी मांगता है, लेकिन जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो आगे बढ़ जाता है। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था, बेसमेंट का दरवाजा। जैसे ही वो नीचे जाता है, उसकी सांसें थम जाती हैं। कई बच्चे एक जगह खड़े, बिल्कुल स्थिर, बिना हिले, जैसे किसी ने उन्हें रोक दिया हो। डर से उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। वो भागने के लिए मुड़ता है, लेकिन तभी पीछे से एलेक्स के माता पिता अचानक खड़े हो जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। जेम्स किसी तरह जान बचाकर भागता है, हांफते हुए, कांपते हुए। वो एक पॉन शॉप में पहुंचता है और सामान बेच देता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ती है, गुमशुदा बच्चे, और उन बच्चों में वही चेहरे जो उसने अभी देखे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है। मुझे पता है बच्चे कहाँ हैं। उसे स्टेशन बुलाया जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, वो पॉल को देख लेता है और डर कर जंगल की तरफ भाग जाता है। दूर अंधेरे में एक औरत उसे हाथ से बुला रही होती है। जेम्स डर जाता है और अपने टेंट में छिप जाता है, हाथ में वही सुई, जैसे आखिरी सहारा। जैसे ही पॉल टेंट खोलता है, जेम्स उसे उसी औरत समझकर उसके चेहरे पर हमला कर देता है। पॉल गुस्से में बंदूक निकालता है, लेकिन जेम्स चिल्लाता है, मैं बता सकता हूँ बच्चे कहाँ हैं, और यही बात उसकी जान बचा लेती है। वो पॉल को एलेक्स के घर ले जाता है। पॉल दरवाजा खटखटाता है और इस बार दरवाजा खुल जाता है। जेम्स बाहर खड़ा कांपता रहता है। मिनट बीतते हैं, फिर घंटे, लेकिन पॉल बाहर नहीं आता। और फिर धीरे धीरे दरवाजा खुलता है। पॉल बाहर आता है, आंखों में गुस्सा, और जेम्स को पकड़कर अंदर घसीट लेता है। अब कहानी एक बार फिर मोड़ लेती है मार्कस की तरफ। मार्कस अपने पत्नी टेरी के साथ होता है। तभी जस्टिन का कॉल आता है। उसकी आवाज में डर साफ झलकता है। वो एलेक्स के घर के बारे में बताती है। खिड़कियों पर लगे अखबार, अजीब हरकतें, कुछ तो बहुत गलत है। मार्कस उसे शांत करने के लिए मान जाता है और कहता है कि वो एलेक्स के माता पिता से बात करेगा। अगले दिन मार्कस अपने ऑफिस में इंतजार कर रहा होता है। तभी एक औरत अंदर आती है, भारी मेकअप, अजीब मुस्कान। मैं ग्लैडिस हूँ, एलेक्स की आंटी। मार्कस उससे कहता है कि उसे एलेक्स के माता पिता से बात करनी है, लेकिन वो जवाब देती है वो बीमार है। अब मामला और संदिग्ध हो जाता है। मार्कस सख्त हो जाता है, अगर सोमवार तक मैं उनसे नहीं मिला तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। अगली सुबह जब सब कुछ शांत लग रहा होता है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मार्कस दरवाजा खोलता है और सामने वही ग्लैडिस खड़ी होती है। इस बार कुछ अलग था, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक। वो मुस्कुराते हुए माफी मांगती है, कहती है कि उसकी बस छूट गई और थोड़ी देर रुकने की इजाजत मांगती है। मार्कस को ये अजीब लगता है, लेकिन टेरी उसे अंदर बुला लेता है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। अंदर आते ही ग्लैडिस एक कटोरा पानी मांगती है, फिर अचानक पूछती है, क्या आपने पुलिस को कॉल किया? मार्कस नहीं कहता है, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है ग्लैडिस उसके रिबन को एक लकड़ी से बांध रही है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, वो उसी लकड़ी को अपने हाथ में घोंप देती है। मार्कस घबरा जाता है, मदद करने दौड़ता है, लेकिन तभी ग्लैडिस उसके बाल काट देती है। बाल लकड़ी से बांधती है, एक घंटी बजाती है और लकड़ी को बीच से तोड़ देती है। अगले ही पल मार्कस का शरीर झटका खाता है, उसकी आंखें बदल जाती हैं और अब वो खुद में नहीं होता। वो धीरे धीरे टेरी की तरफ मुड़ता है और अगले ही सेकंड उसे बेरहमी से मार देता है। सब कुछ खत्म, सन्नाटा हो जाता है। ग्लैडिस आराम से उस लकड़ी को पानी में डुबोती है और जैसे ही ऐसा करती है, मार्कस वापस ठीक हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ग्लैडिस अपने बैग से एक और बालों का गुच्छा निकालती है, जस्टिन के बाल। वो उन्हें भी उसी तरह बांधती है और जैसे ही लकड़ी तोड़ती है, मार्कस अचानक पागलों की तरह दौड़ पड़ता है, सीधा जस्टिन की तरफ। वो आर्चर को धक्का देता है, दुकान के अंदर घुसता है। जस्टिन भागती है, आर्चर उसे रोकने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड की जद्दोजहद और बस उतने में जस्टिन बाहर निकलकर अपनी कार में बैठती है और तेज रफ्तार से भाग जाती है। आर्चर भी उसके पीछे निकलता है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी मार्कस को टक्कर मार देती है। मार्कस की वही मौत हो जाती है। कुछ समय बाद अस्पताल के बाहर जस्टिन आर्चर का इंतजार कर रही होती है। वो उसे धन्यवाद देती है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर साफ दिखता है। वो कहती है,
मैंने मार्कस को कभी ऐसा नहीं देखा। आर्चर धीरे से जवाब देता है, मैंने देखा है। और यहीं से एक और बड़ा सच सामने आता है। आर्चर अपना नक्शा दिखाता है। सभी बच्चे एक ही तरह से भागे थे, सीधी लाइन, एक ही अंदाज, जैसे उन्हें किसी ने कंट्रोल किया हो, जैसे वो इंसान नहीं हथियार हो। वो दो लाइनों का इंटरसेक्शन दिखाता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता इसका मतलब क्या है। जस्टिन ध्यान से देखती है और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये एलेक्स का घर है। अब कहानी हमें ले जाती है उस बच्चे के पास जिससे ये सब शुरू हुआ। एलेक्स एक सीधा साधा बच्चा जिसे स्कूल में अक्सर तंग किया जाता है, जिसकी पूरी दुनिया बस उसके माता पिता तक सीमित है। एक दिन उसके पिता बताते हैं उसकी आंटी ग्लैडिस घर आने वाली है। एलेक्स तुरंत मना करता है, मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। अगली सुबह घर में बहस होती है। पिता कहते हैं, हम उसे ठीक से जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी वो रहती है। एलेक्स चुपके से उसके कमरे में झांकता है। वो कमजोर बीमार बिस्तर पर पड़ी होती है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन ये सिर्फ दिखावा था। स्कूल के बाद जब एलेक्स घर लौटता है, घर अजीब सा शांत होता है। उसके माता पिता टेबल पर बैठे होते हैं, लेकिन उनकी हालत सामान्य नहीं होती। वो कुछ अजीब सी बड़बड़ा रहे होते हैं। तभी ग्लैडिस सामने आती है। अब वो पहले से ज्यादा स्वस्थ दिख रही होती है और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान होती है। वो एलेक्स को ऊपर भेज देती है बिना खाना दिए। अगली सुबह वो उसे बैठने को कहती है और चेतावनी देती है, स्कूल में कुछ मत बताना। और फिर एलेक्स की आंखों के सामने वो अपने खून को लकड़ी पर लगाती है, उसमें उसके माता पिता के बाल बांधती है और उसे तोड़ देती है। अगले ही पल उसके माता पिता खाली आंखों के साथ खुद को कांटे से मारने लगते हैं। एलेक्स टूट जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। तभी जाकर वो रुकती है। अब एलेक्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो चुप हो जाता है। हर दिन वही रूटीन, स्कूल जाओ, घर आओ और अपने ही माता पिता को ऐसे देखो। एक रात एलेक्स हिम्मत करके ग्लैडिस के कमरे में जाता है। वो फिर से कमजोर दिख रही होती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एलेक्स पूछता है, आपको ठीक होने के लिए क्या चाहिए? ग्लैडिस उसकी आंखों में देखती है और धीरे से कहती है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। एलेक्स डरते हुए पूछता है, कैसे? और उसका जवाब सब कुछ बदल देता है, अपने हर क्लासमेट से एक एक चीज ला कर दो। एलेक्स हिचकिचाता है, लेकिन फिर पूछता है, फिर आप चली जाएंगी ना? ग्लैडिस हल्की सी मुस्कान के साथ झूठ बोलती है, हाँ। अगले दिन जब बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं, एलेक्स चुपचाप क्लास में घुसता है और एक एक करके सबकी चीजें चुराने लगता है। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला होता है, जस्टिन उसे पकड़ लेती है। वो प्यार से पूछती है, सब ठीक है ना? तुम आजकल बहुत चुप हो। एलेक्स नजरें चुराकर कहता है, मैं ठीक हूँ। जस्टिन उसे भरोसा दिलाती है, अगर कुछ भी हो तो मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन एलेक्स चुप रहता है। उस शाम वो सारी बच्चों की चीजें ग्लैडिस को दे देता है और फिर छुपकर देखता है ग्लैडिस एक अजीब सा रिचुअल कर रही होती है। वो घंटी बजाती है और अचानक दरवाजे खुलने लगते हैं, कदमों की आवाज, और एलेक्स की आंखों के सामने उसके सारे क्लासमेट एक एक करके उसके घर में दाखिल होने लगते हैं। अब सब कुछ बदल चुका था। अगली सुबह क्लासरूम खाली है, सिर्फ एलेक्स अपनी सीट पर बैठा हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट चुका था। उधर ग्लैडिस सब कुछ प्लान कर रही होती है। वो एलेक्स को बताती है, पुलिस आने वाली है, सब साफ करो। शक से बचने के लिए वो बच्चों को जंगल भेज देती है कुछ समय के लिए। जब पुलिस आती है, एलेक्स सब जानता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा, वो इस डरावने खेल का हिस्सा बन चुका था। दिन बीतते हैं और अब वो अपने माता पिता के साथ साथ बाकी बच्चों की भी देखभाल करने लगता है। एक दिन वो देखता है घर के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है। वो अंदर जाता है, लेकिन तभी ग्लैडिस अचानक सामने आ जाती है, शांत लेकिन खतरनाक। वो कहती है, सामान पैक करो, हम कल यहाँ से जा रहे हैं। फिर धीरे से जोड़ती है, और नमक की लाइन पार मत करना। ये चेतावनी कुछ बड़ा छुपा रही थी। उस रात एलेक्स खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है एक कार खड़ी है। उसके अंदर जस्टिन और आर्चर बैठे हैं, सब कुछ खत्म करने की प्लानिंग करते हुए। तभी पॉल घर से बाहर आता है और फिर वापस अंदर चला जाता है। अब फैसला हो चुका था, उन्हें अंदर जाना ही होगा। एलेक्स ये देखता है और समझ जाता है खतरा आ चुका है। वो जल्दी से जूते पहनता है और उन्हें चेतावनी देने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही जस्टिन अंदर कदम रखती है, वो अनजाने में नमक की लाइन पार कर देती है और उसी पल पॉल उस पर झपट पड़ता है। उधर जेम्स भी आर्चर पर हमला कर देता है। घर एकदम से जंग का मैदान बन जाता है। आर्चर किसी तरह जेम्स को रोकता है, लेकिन जस्टिन को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। एलेक्स डर के बावजूद ग्लैडिस के कमरे की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो लाइन पार करता है, उसके अपने माता पिता उस पर टूट पड़ते हैं। वो किसी तरह खुद को कमरे में बंद कर लेता है। उधर जस्टिन हर चीज का इस्तेमाल करती है, कुर्सी, टेबल, जो भी मिले, लेकिन पॉल रुकता ही नहीं। इसी बीच
आर्चर बेसमेंट में गिर जाता है और सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगता है, लेकिन तभी जस्टिन पॉल की बंदूक पकड़ लेती है और पॉल को वहीं खत्म कर देती है। फिर वो नीचे जाती है और जेम्स को भी खत्म कर देती है। आर्चर अपने बेटे को पुकारता है और इसी बीच एलेक्स आखिरकार ग्लैडिस की ताकत का राज समझ लेता है। वो लकड़ी उठाता है, अपने खून से उसे रंगता है और उसमें ग्लैडिस के बाल बांध देता है। उधर ग्लैडिस अपनी आखिरी चाल चल रही होती है। वो आर्चर से जस्टिन का गला दबवा रही होती है। जस्टिन की सांसें टूटने लगती हैं। सब कुछ खत्म होने ही वाला होता है। तभी एलेक्स लकड़ी को तोड़ देता है और अगले ही पल सब कुछ पलट जाता है। सारे बच्चे जो अब तक उसके कंट्रोल में थे अचानक उसके खिलाफ हो जाते हैं। वो उसका पीछा करते हैं सड़कों पर, गली गली, और फिर उसे घेर लेते हैं। ग्लैडिस भागती है लेकिन इस बार बच नहीं पाती। बच्चे उस पर टूट पड़ते हैं जब तक कि वो पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, और जैसे ही वो मरती है उसका जादू टूट जाता है। सभी लोग आजाद हो जाते हैं। आर्चर बाहर भागता है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। जस्टिन एलेक्स को संभालती है। वो कांप रहा है लेकिन जिंदा है। लेकिन इस कहानी का अंत पूरी तरह खुश नहीं है। एलेक्स के माता पिता कभी ठीक नहीं हो पाते। उन्हें हमेशा के लिए मानसिक अस्पताल भेज दिया जाता है। कुछ बच्चे धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, अपनी आवाज वापस पाने लगते हैं, लेकिन कुछ आवाजें हमेशा के लिए खो जाती हैं।